विज्ञान भारती 2 कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अब तक हम लोग इकाई 4 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप। प्रश्न 1 है, दिए गए चित्रों को देखकर उनकी प्रकृति के अनुसार ठंडा या गर्म में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पहला चित्र बना है सूर्य का, जो कि गर्म होता है, तो यहाँ हमें गर्म लिख देना है। और ये बर्फ रखी हुई है, बर्फ की तासीर ठंडी होती है, यहाँ पे हमें ठंडा लिख देना है। ये चाय है, गर्म है, इसलिए यहाँ पे भी हमें गर्म लिखना है। और ये आइसक्रीम है, इसलिए यहाँ पे हमें ठंडा लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ताप मापने के लिए ताप मापी या फिर थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसको बोलचाल में थर्मामीटर ही बोलते हैं। 3 नंबर में सेल्सियस पैमाने वाला ये थर्मामीटर बना है, तो जो भी ताप हमें लिखने हैं वो डिग्री सेल्सियस में ही लिखने हैं। अब कह रहा है चित्र को देखकर डिब्बों में उचित ताप लिखिए। यहाँ पर है ये जो ऊपर बॉक्स, इस ताप पर जल उबलता है, तो जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस भरना है। फिर है यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे नीचे है इस ताप पर पानी जमता है, पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हमें लिखना है। 4 नंबर है, मीरा ने चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर रखा। उसने कुछ समय बाद पतीले का हैंडल पकड़ा तो वह उसे गर्म लगा, जबकि वह तो आग के ऊपर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा गर्म हुआ? हम चाहें तो इसका शॉर्टकट उत्तर लिख सकते हैं कि पतीला चालन विधि द्वारा गर्म हुआ, लेकिन थोड़ा समझा के भी हम लिख सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की चालन विधि द्वारा गर्म हुआ। पतीले का जो भाग सीधे गैस पर गर्म हो रहा है, वहां के अणु अपने पड़ोसी अणुओं को ऊष्मा देते हैं और पुनः ये अणु अपने पड़ोसी अणुओं को, और इस प्रक्रिया से पूरा पतीला गर्म हो जाता है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है? ये चित्र बना हुआ है एसी का। ये करता है घरों को ठंडा गर्मी के दिनों में और जाड़े में गर्म करता है कमरे को। तो यहाँ पे ये एसी विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण करता है, बीच में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और कमरे का ताप अपने आप ही ठंडा या गर्म होता रहता है। फिर है दूसरा चित्र, ये पानी का उबलना है इसमें। तो हम जानते हैं कि जितने भी द्रव पदार्थ हैं उनमें ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है, तो पानी का उबलना भी संवहन विधि से हो रहा है। यहाँ पे ये आग जल रही है और आग के पास गर्माहट का अनुभव ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा, क्योंकि जब हम हाथ सेकते हैं तो हाथ और आग के बीच में कोई ऐसी चीज नहीं होती है। हालांकि वायु होती है, लेकिन वायु ना भी हो तब भी आग हाथों को गर्म कर देगी। तो यहाँ पर विकिरण विधि से हाथ गर्म हो रहे हैं। एक चीज और जानना है कि विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जब भी कोई माध्यम नहीं होता तो वहां पे हमें समझ लेना है कि विकिरण विधि है। और अगर द्रवों में गर्म होने की प्रश्न उठता है तो वहां पर संवहन विधि आएगी। अब अगला चित्र बना हुआ है कपड़ों में इस्त्री करने का। ये देखिए, तो कपड़ों में इस्त्री हो रही, इस्त्री से सीधा गर्मी कपड़े पे जा रही, यहाँ पे चालन विधि का प्रयोग हो रहा है। और सबसे लास्ट में ये देखिए, सूरज की गर्मी पृथ्वी तक जो पहुंच रही है, ये किस विधि से? विकिरण विधि से। अभी हम लोगों ने जाना कि विकिरण विधि में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसलिए सूरज की गर्मी पृथ्वी तक किस विधि से आएगी? विकिरण विधि से आएगी। 6 नंबर प्रश्न है, रामू के यहाँ शादी में शरबत बनाने के लिए बर्फ की सिल्ली मंगाई गई। उसने देखा कि बर्फ की सिल्ली बोरे की परतों से लिपटी हुई थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था? तो बोरे की परतों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए ऊष्मा बर्फ तक नहीं पहुंचती तथा बर्फ नहीं पिघलती। अतः बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए उस पर बोरी की परतें लिपटी हुई थी। प्रश्न 7 कह रहा है मिलान करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊष्मा के सुचालक। अब जो जो चीजें ऊष्मा की सुचालक है उनको हमें इस बॉक्स से मिला देना है। जैसे कि लोहे की छड़ ऊष्मा की सुचालक है, तो हमने यहाँ से इसको मिला दिया है, और स्टील का बर्तन, यही 2 चीजें ऊष्मा की सुचालक है यहाँ पे।
फिर नीचे जो दूसरा बॉक्स है उसमें लिखा है ऊष्मा के कुचालक। अब ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है और कांच भी ऊष्मा का कुचालक होता है, तो इधर से इन दोनों को हमने इससे मिला दिया। इधर लकड़ी और कागज ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो इन दोनों को भी हमने इस बॉक्स से मैच कर दिया। 8 नंबर में ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के। अब नीचे दिए गए कैलोरी मानों को हमें जूल में बदल देना है। यहाँ पर 2 कैलोरी में कितने जूल होंगे ये हमें भरना है। तो 1 कैलोरी में होते 4.18 जूल। 2 कैलोरी के लिए 4.18 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा 8.36 जूल। ऐसे ही जब हमें 10 कैलोरी को जूल में बदलना है तो 4.18 को हमें 10 से गुणा कर देना है, और 10 से गुणा करने में क्या है, सीधा 1 अंक इधर दशमलव खिसक आएगा जीरो बढ़ा के। तो देखिए यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, 0.1 अंक खिसका दिया, ये आ गया 41.80 जूल। अब हमें 5 कैलोरी को जूल में बदलना है, तो 4.18 को अब हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20.90 जूल। फिर सबसे अंत में 8 कैलोरी बराबर हमें बदलना है जूल में, तो इसको 4.18 को हम 8 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 33.44 जूल। एक जरूरी पॉइंट है जो हम सबको जरूर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है 33.44, तो कुछ लोग इसको 33.44 पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये इकाई और दहाई का खाना नहीं है। दशमलव के बाद का पहला खाना 1/10वां खाना होता है और ये 1/100वां खाना ऐसे ही बढ़ता जाता है। इसलिए इसको अगर 33.44 पढ़ेंगे तो ये एकदम गलत होगा।